आज का वीडियो 25 नंबर का वीडियो है आप सभी एएनएम के लिए। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि 85 क्वेश्चन लाइए लेकिन 2 वीडियो लाइए। तो अब मैंने सोचा है कि 100 क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कम करूँगा और दूसरा वीडियो जो आएगा वो आपके नॉन एएनएम से था, ठीक है ना। नॉन एएनएम कहने का मतलब है जीके, ठीक है। उसके बाद आपका होता है रीजनिंग और मैथ। तो बेसिक जो कंसेप्ट होता है मैथ रीजनिंग का वो मैं लेकर आऊँगा एग्जाम्पल के साथ में, समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से आप बना सकते हैं। आपको मैथ रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए जो आपके बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो वो लाएंगे, ठीक है। शाम में आपको डेली जो है आपको वो 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। डेली 5 बजे वो वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि नॉन एएनएम से होगा, यानी जिसमें नॉन नर्सिंग से क्वेश्चन होगा और वो आपको मैथ रीजनिंग और जीके से होगा, ठीक है। चलिए, और ये वीडियो अपने सुबह 7:30 बजे जो मिलता है ये मिलता ही रहेगा कंटिन्यू। आज का है जननी सुरक्षा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो जेएसवाई होता है किस मंत्रालय के अंदर आता है। तो हेल्थ के सेक्टर में जो भी ज़्यादातर योजना है वो सब आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। अगर कोई पूछे कि ये योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है और अगर वो हेल्थ के सेक्टर का योजना है, आंख बंद करके टिक मार देना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है ना। भारत में पहली बार पोलियो उन्मूलन अभियान कब शुरू किया गया। तो पहली बार 1995 में पोलियो उन्मूलन शुरू किया गया था, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, पढ़ा चुके हैं। आगे है भारत में रोगों को त्वरित निदान और रिपोर्टिंग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। यानी भारत में रोगों को जल्दी से डायग्नोस्टिक हो और उसका रिपोर्ट जल्दी मिले, इसके लिए कौन सी योजना लागू की गई। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आईडीएसपी, ठीक है ना। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आईडीएसपी, ठीक है ना। आईडीएस की तरह ये भी है। टिटनस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि टिटनस जो होता है वह किसके कारण होता है। ऑप्शन रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कुछ नहीं, तो आप बैक्टीरिया पर मारेंगे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण प्रदान करना। यानी मिशन इंद्रधनुष जो जुड़ा हुआ है टीकाकरण से जुड़ा हुआ है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। आगे है ग्रामीण भारत में मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला का जो प्रेगनेंसी टाइम में या बच्चा के टाइम जन्म देते समय जो महिला का डेथ हो जाता है उससे कम करने के लिए, यानी मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो जो जेएसएस के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी मतलब माँ और शिशु मतलब बच्चा, दोनों के सुरक्षा कार्यक्रम के लिए जेएसएस के शुरुआत की गई। ओआरएस घोल का आविष्कार किस संस्थान ने किया था। तो आईसीडीडीआर बांग्लादेश, या बांग्लादेश के संस्थान है आईसीडीडीआर जो कि बांग्लादेश का है, इन्होंने ओआरएस घोल का आविष्कार किया था। ओके, आगे है भारत में एचआईवी एड्स नियंत्रण के लिए कौन सी राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत है। तो भारत में एचआईवी एड्स पर नियंत्रण करने के लिए नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संस्था है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यही एचआईवी एड्स पर नियंत्रण के लिए कार्य करता है। निपाह वायरस का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया। तो निपाह वायरस जो कि एक वायरस है, इसका पहला मामला 2001 में पश्चिम बंगाल में आपको पाया गया था, पश्चिम बंगाल में 2001 में, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, कई बार बता चुके हैं। भारत में परिवार नियोजन कब शुरुआत की गई, 1952 में, ये भी आपको पता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है। तो आपको पता है आयुष्मान कार्ड जो चालू है 5 लाख तक मुफ्त इलाज जो है करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ध्यान में दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे IMR जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में इन्फेंट की आयु सीमा क्या होती है। तो नियोनेंट मतलब होता है 0 से 28 दिन, इन्फेंट मतलब होता है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया की मुख्य वजह क्या है।
आयरन की कमी। पोषण एनीमिया की जो मुख्य कमी कारण होता है आयरन की कमी। भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान भारत सरकार के द्वारा। तो पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को कम करना और पोषण में सुधार करना। भाई पोषण अभियान है तो पोषण अभियान किस लिए चलाया जाएगा? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को कम किया जाए और पोषण में सुधार किया जाए। ठीक है। गर्भावस्था का सबसे पहला संभावित लक्षण क्या होता है? कहता है कि प्रेगनेंसी का सबसे पहला संभावित लक्षण क्या होता है? तो सबसे पहला संभावित लक्षण जो होता है एमनोरिया होता है। देखिए एमनोरिया दूसरे भी रीजन से हो सकता है, लेकिन एमनोरिया हार्मोनल चेंज या अन्य बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं जहाँ पे मासिक धर्म बंद हो जाता है, लेकिन यह एक लक्षण संभावित लक्षण में गर्भावस्था के भी आता है, प्रेगनेंसी के भी, कि जब प्रेगनेंसी होता है तो उस कंडीशन में भी मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, तो ये संभावना जता सकते हैं। ठीक है। गर्भवती महिला को सुबह के समय जी मिचलना और उल्टी किस लक्षण को दर्शाता है? तो मॉर्निंग सिकनेस भी आपको जो होता है, जो सुबह के समय एक गर्भवती महिला को, जब महिला गर्भवती होता है तो सुबह के समय जी मचलना, उल्टी जैसे मन करना, यह आपको होता है। ठीक है ना, मॉर्निंग सिकनेस, जो कि ये भी एक संभावित लक्षण ही है। ये भी फिक्स नहीं है कि महिला प्रेग्नेंट ही होगी तो सुबह के समय जी मचलेगा और उल्टी की तरह मन होगा। ये भी फिक्स नहीं है, ये भी संभावना, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरे भी रीजन में हो सकते हैं। ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस सुबह के समय मिलती। आगे है गर्भावस्था में स्तनों में भारीपन और दर्द किस प्रकार का लक्षण है? तो यह भी संभावित प्रीजम्पटिव लक्षण ही है। यानी स्तन में जब प्रेगनेंसी में रहती है महिला, तो प्रेगनेंसी में स्तन में भारीपन और दर्द भी होता है। ये भी एक संभावित लक्षण ही है, ये भी कन्फर्मेटिव लक्षण नहीं है। ठीक है, क्योंकि निपल स्तन में दर्द और भी रीजन से हो सकता है, भारीपन और भी रीजन से हो सकता है, लेकिन एक रीजन प्रेगनेंसी भी बनता है, इसलिए ये संभावना हो सकता है कि महिला प्रेगनेंसी में हो। ठीक है। गर्भावस्था में थकान और नींद आना किस श्रेणी में आता है? तो गर्भावस्था में थकान और अधिक नींद आना यह भी संभावित लक्षण है। ठीक है ना, ये भी संभावित लक्षण है, क्योंकि हो सकता है, मान गए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो गर्भावस्था के समय थकान और अधिक नींद होता है, ये बात तो सही है, लेकिन थकान और नींद आना एक महिला में ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी ही होगा तो उस समय भी होगा, ऐसे भी नॉर्मल तरीके पर भी थकान और अधिक नींद कभी कभी आ सकता है। तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि हाँ वो प्रेगनेंसी ही हो गई, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी एक संभावना जता सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान होना, अधिक नींद आना महिला के प्रेगनेंसी का एक संभावित लक्षण है। ठीक है ना। आगे है कि गर्भ में भ्रूण की हलचल महसूस होना किस सप्ताह में होता है? तो जिसे क्यूकनिंग कहते हैं, ये 18 से 20 सप्ताह में हो जाता है। ठीक है ना, 18 से 20 सप्ताह में हलचल जो है बच्चा का भ्रूण का हलचल को क्यूकनिंग कहते हैं, ये 18 से 20 सप्ताह में होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब कुछ और अलग प्रकार के साइन है, संभावित प्रोबेबल साइन है, जैसे हेगर साइन। हेगर साइन किसे कहा जाता है? तो हेगर साइन जो होता है गर्भाशय और सर्विक्स के जंक्शन का नरम होना, यानी जो ऊपर का यूट्रस वाला पार्ट है, नीचे का जो सर्विक्स वाला पार्ट है, इस दोनों के बीच में जो जंक्शन है इसका नरम हो जाना हेगर साइन कहलाता है। ठीक है, यूट्रस और सर्विक्स दोनों के बीच में जो जगह है, जंक्शन है, जहाँ पे दोनों जुड़ता है आपस में, उस वाले जंक्शन को नरम होना, सॉफ्ट होना, यानी ये हेगर साइन कहलाता है। ठीक है। गुडेल साइन क्या होता है? तो सर्विक्स का नॉर्मल हो जाना है, यानी सर्विक्स का नरम, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, ये कहलाता है गुडेल साइन। अगर यूट्रस और सर्विक्स के जंक्शन को नरम होना कहेगा तो हेगर साइन, सर्विक्स का नरम होना कहेगा तो गुडेल साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैडविक साइन क्या है? तो चैडविक साइन वैजिना और सर्विक्स का नीला या बैगनी होना। ठीक है, ये जो है ब्लूइश होता है, जहाँ पे वैजिना और सर्विक्स नीला या बैगनी होता है, वो चैडविक साइन कहलाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है मोंटगोमेरी ग्लैंड्स का दिखना किस प्रकार का संकेत है? ठीक है ना, मोंटगोमेरीज ग्लैंड का दिखना किस प्रकार का संकेत है? तो ये भी एक प्रोबेबल लक्षण है। मोंटोगोमेरी
मोंटोगोमेरी ग्लैंड का दिखना भी एक संभावित लक्षण है। देखिए, ये सब वीडियो 2 बार नहीं देखते हैं आप लोग तो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो तो देते जा रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो नंबर 25वां है। मैं वीडियो तो देते जा रहा हूं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये नुकसान किसका? आपका होगा। तो जब तक आप वीडियो को 2 बार नहीं दिन में देखते हैं 12 घंटा 10 घंटा में, तब तक याद होना मुश्किल है, ठीक है। आगे है पिस्केक साइन जो होता है, पिकेक साइन जो होता है, पिकेक साइन। तो ये पिकेक साइन जो होता है, गर्भाशय की दीवार में असमित उधार, यानी जो गर्भाशय का वाल होता है, दीवार होता है, उसमें असीमित उभार, इतना उभार होता है कि वो सीमित नहीं रहता है, यह पिकेक साइन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब पॉजिटिव या कन्फर्मेटरी साइन के बारे में देखते हैं। कुछ ऐसे साइन हैं जो एकदम कन्फर्म वाला होता है। जैसे गर्भावस्था का सबसे विश्वसनीय और निश्चित संकेत क्या होता है? तो भ्रूण की धड़कन सुनाई देना या अल्ट्रासाउंड में भ्रूण दिखना। जब यूएसजी कराया जाए और भ्रूण हलचल या भ्रूण का अल्ट्रासाउंड में पता चले, तो यूएसजी से सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। भ्रूण की हृदय गति कितनी सप्ताह में सुनाई देती है? लगभग डॉपलर से लगभग 10 से 12 सप्ताह में सुनाई देता है, ठीक है। ये सब कन्फर्मेटरी साइन है। आगे है अल्ट्रासाउंड से भ्रूण की पुष्टि कितने सप्ताह में हो सकती है? यानी अल्ट्रासाउंड से देखने पर कितने समय में पता चलेगा कि हाँ, गर्भ में भ्रूण है, बच्चा है? लगभग 6 सप्ताह, यानी कह सकते हैं लगभग 1.5 महीना, ठीक है ना। गर्भवती महिला के पेट पर भ्रूण की हरकतें महसूस होना क्या दर्शाता है? तो गर्भवती महिला के पेट पर भ्रूण की हरकतें, जिसे हम लोग हलचल कहते हैं, यह भी एक निश्चित लक्षण में आता है, समझ गए। सीटीजी है कार्डियोटोकोग्राफी, ठीक है ना। कार्डियोटोकोग्राफी सीटीजी से क्या मापा जाता है? तो भ्रूण की धड़कन और हरकतें, ये भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट ही होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2023 में, ठीक है ना। कुछ लेटेस्ट प्रोग्राम से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, लेटेस्ट वाला भी, 1-2 साल पहले वाला भी। तो उसको हम लोग, आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत 2023 में की गई थी, ठीक है ना। आगे है आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भव का मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों को 100% स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। यानी जितने भी देश में नागरिक हैं उन सभी को 100% हेल्थ सर्विस मिले, उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना आयुष्मान भव का जो है लक्ष्य है। आगे है सुपोषण अभियान, ठीक है ना। सुपोषण अभियान 2.0 को किस वर्ष पुनः लॉन्च किया गया? तो 2021 में। इससे पहले सीधा ये सुपोषण अभियान था। सुपोषण अभियान 2021 में 2.0 के साथ शुरू किया गया 2021 में। टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया? यानी जो वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया गया वो 2025 को किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान लक्ष्य को 2025 रखा गया है, ठीक है ना। निक्षय मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो निक्षय, निक्षय यानी टीबी रोगियों को पोषण व अन्य सहायता देना। निक्षय मतलब टीबी, तो निक्षय। निक्षय मित्र मतलब जो भी क्षय रोग के रोगी हैं उनको पोषण और अन्य सहायता के लिए निक्षय मित्र योजना शुरू किया गया था, समझ गए। क्षय और क्षय है मतलब यह टीबी वाले मरीजों के लिए है, ध्यान रखिएगा। आगे है सैग। सैग क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सैग क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम स्वास्थ्य लॉन्च करने के लिए कब शुरू हुई? 2023 से 24 में। सैग कब शुरू की गई? तो यह 2023 से 24 में। डिजिटल हेल्थ मिशन को किस योजना के तहत लागू किया जा रहा है? डिजिटल हेल्थ मिशन को किस योजना के तहत लागू किया जा रहा है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। हो सकता है आपसे ABDM का फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ जो है, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का संबंध किससे है? स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का संबंध है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के अनुकूल लाइफ स्टाइल हो, ऐसा इसको बढ़ावा देना, ठीक है।
एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम किस आयु वर्ग को कवर करता है? तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम 6 माह से 59 वर्ष तक के आयु को वर्ग को कवर करता है, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, आगे है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा नंबर कितने अंकों का होता है? 14 अंकों का। आपसे आभा का फुल फॉर्म पूछे तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है ना, यह आभा है जो कि 14 नंबर का एक अंक होता है। PMJY PMJY, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितने राशि का कवरेज है? 5 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का नवीनतम डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शुरू है आपका बहुत पहले से, उसका न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, टेलीमानस, टेलीमानस, टेलीमानस है, याद रखिएगा। आगे है मातृ मृत्यु दर को कमी के लिए हाल में कौन सा टूल शुरू किया गया? तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। उसमें हाल में जो टूल शुरू किया गया उसका नाम था सुमन। सुमन मतलब सेफ मदरहुड एश्योरेंस टूल किट। क्या चीज़? सेफ मदरहुड एश्योरेंस टूल किट, याद रखिएगा ये टूल किट के बारे में। आगे चलिए, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आगे क्वेश्चन है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट, IDCF, I फॉर इंटेंसिफाइड, D फॉर डायरिया, C फॉर कंट्रोल और F फॉर फोर्टनाइट हर वर्ष कब बनाया जाता है? IDCF हर वर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई माह में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, यह एक नया एक्ट है जो 2023 में पारित हुआ। ठीक है, आगे है जन्मजात हृदय दोष कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का सबसे समान प्रकार कौन सा है? यानी बच्चे में जो हार्ट डिजीज होता है, जो जन्म से ही रहता है, जन्मजात रहता है, उसमें सबसे समान प्रकार के कौन है जो ज़्यादातर बच्चे में जन्म से होता है? वो VSD होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये बच्चे में जन्मजात रोग है जो हृदय से संबंधित है और सबसे समान है। ठीक है, VSD, जिसमें जो आपका वेंट्रिकुलर होता है वह खराब हो जाता है। ठीक है, फैलेट टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में कुल कितने दोष होते हैं? टेट्रालॉजी TOF आप लोग पढ़े होंगे, उसमें टोटल ये जन्मजात हृदय रोग है, टोटल 4 प्रकार के होता है। ठीक है ना, याद रखना है। आगे है स्पाइना बाइफिरा किस विटामिन की कमी से होता है? फॉलिक एसिड की कमी से होता है स्पाइना बाइफिरा, जो कि ये क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, समझ गए। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र दोष के कारण होता है? ट्राइसोमी 21, ठीक है, एक अधिक होने से होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। हाइड्रोसिफलस में मस्तिष्क में कौन सा तरल अत्यधिक बढ़ जाता है? हाइड्रोसिफलस में कौन सा तरल अत्यधिक बढ़ जाता है? तो CSF फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यह तरल ज़्यादा इकट्ठा मस्तिष्क में होने से हाइड्रोसिफलस होता है, जहाँ पे मस्तिष्क का आकार समान से बढ़ जाता है। ठीक है, जन्मजात हिप डिसलोकेशन कॉन्जिनेंटल हिप डिसलोकेशन का मुख्य लक्षण क्या है? असमान पैर लंबाई और क्लिकिंग आवाज़। जन्मजात हिप डिसलोकेशन यानी जो हिप है वो जन्म से ही डिसलोकेट होता है, सही जगह पे नहीं होता है, तो इसका लक्षण है असमान पैर की लंबाई और क्लिकिंग की आवाज़ आती है। ओके, आगे है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी समानतः किस उम्र में की जाती है? यानी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी समानतः किस उम्र में की जाती है? 3 से 6 महीने में और 9 से 18 महीने में। वैसे 6 महीने पर ये की जाती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी 9 महीने पर। ठीक है, इतने उम्र में क्यों की जाती है? ताकि थोड़ा सा मैच्योर हो जाए स्किन, जिससे सर्जरी करने पर स्टिच करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग होता है?
तो यह एक जन्मजात आनुवांशिक रक्त विकार है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, आगे है जन्मजात के समय पीला शरीर और सुस्ती, कॉन्जिनेंटल हाइपोथायराइज्म के लक्षण। इसका कारण क्या है? थायराइड हार्मोन की कमी। कॉन्जिनेंटल हाइपोथायराइज्म में होता है थायराइड की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी, जो कि बच्चे में होता है। आगे है PKU यानी PKU फिनाइल केटोन्यूरिया। फिनाइल केटोन्यूरिया किसके चयापचय मेटाबॉलिज्म के दोष के कारण होता है? PKU एक रोग है जो किसके चयापचय मेटाबॉलिज्म दोष के कारण होता है? तो फिनाइल एलाइन नाम याद रखिए। फिनाइल केटोन्यूरिया है तो फिनाइल एलाइन के दोष के चयापचय के कारण फिनाइल केटोन्यूरिया होता है। ओके, जन्मजात बहरापन कॉन्जिनेंटल डिफनेस की जांच नवजात में कैसे की जाती है? तो बच्चा जन्म से ही बहरा है, इसकी जांच कैसे की जाती है? ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट, OAE, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। ठीक है, आगे है कॉन्जिनेंटल रूबेला सिंड्रोम। कॉन्जिनेंटल रूबेला सिंड्रोम किस दौरान संक्रमण से होता है? गर्भ अवस्था की पहली तिमाही में। कॉन्जिनेंटल रूबेला सिंड्रोम यह गर्भ अवस्था की पहली तिमाही में ही संक्रमण हो जाता है। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें रूबेला नामक बीमारी रहता है, संक्रमण रहता है। ठीक है, कॉन्जिनेंटल टेलिपस एक्यूनोवायरस का आम नाम क्या है? इसका नाम क्लब फुट होता है। याद रखिए, पूछता है कि टेलिपस एक्यूनोवायरस का दूसरा नाम क्या है? क्लब फुट है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें बच्चा का पैर टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना, देख लीजिए, कॉन्जिनेंटल टेलिपस एक्यूनोवायरस, यह नाम क्लब फुट को कहते हैं। आगे है जन्मजात रोग जो एक्स लिंकेड रिसेसिव प्रकार का होता है, यानी जन्मजात रोग जिसमें एक्स लिंकेड रिसेसिव प्रकार का होता है वह आपका हीमोफीलिया रोग होता है। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए गर्भवती महिला को कौन सा देते हैं? फॉलिक एसिड देते हैं, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है। लगभग मैंने यहाँ पे 60 से 65 क्वेश्चन आपको किया है। इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन का संख्या थोड़ा कम करेंगे सुबह में, ताकि शाम में आपको मैं रीजनिंग और मैथ को भी समझा सकूं और आप समझ सकें। ठीक है, बाकी ये सुबह 7:30 में डेली चलता रहेगा। आप लोग आइए, पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।